पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की थी और आज हम लोग 4.1 से आगे एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। 4.2 के इंट्रोडक्शन में बेटा हमारे पास डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक्चुअली क्या होता है कि लास्ट क्लास में जैसा कि हमने देखा कि अगर किसी भी अवयव का डिटर्मिनेंट आपको निकालना होता है तो अगर 3/3 का है तो आपने देखा कि उसको हमें एक्सपेंड करना पड़ता है, प्रसार करना पड़ता है। और प्रसार करने के लिए एक तरकीब आपको क्या बताई गई कि आप उस वाली रो या कॉलम के सापेक्ष प्रसार करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो दिखते हैं। लेकिन अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट में आपको किसी एक पंक्ति या किसी एक रो में जीरो ना दिखें, यानी कि पूरी डिटर्मिनेंट के भीतर नंबर ही नंबर हो, जीरो नंबर ना आए कहीं पर भी, उस वक्त आप क्या करते हैं? तो उस वक्त हम प्रसार करके निकाल सकते हैं किसी के भी सापेक्ष, लेकिन हम चाहें तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा इजी बना सकते हैं। कैसे इजी बना सकते हैं? उसके लिए डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको अगर आप देख लें तो आप उसे फिर इजी बना सकते हैं। कैसे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से देखिए। किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है मतलब बदलता नहीं है। अर्थात क्या मतलब निकला कि अगर आपके पास कोई भी डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट की पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने से, यानी कि उसकी जो पंक्तियां हैं यानी कि रोज और जो कॉलम है यानी कि स्तंभ, उन्हें आप अगर बदल देते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दे रहे हैं आप, तो ऐसी हालत में उनका कहना यह है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं बदलती, जितनी पहले रहती है उतनी ही अभी भी बनी रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दूं, आप ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में जैसे मैंने मान लिया कि डेल एक हमारे पास डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू है ABC DEF GHI, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें या रो और कॉलम को आपस में परिवर्तित कर दें तो जो नई डिटर्मिनेंट बनेगी, क्या करने के लिए बोल रहे हैं? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से एक नई डिटर्मिनेंट बनेगी। क्या डिटर्मिनेंट बनेगी आप देखिए। ABC फर्स्ट रो है तो ABC जो फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे ABC। DEF जो सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे। GHI जो थर्ड रो है उसको हम थर्ड कॉलम बना देंगे। ऐसे तो हमने रो को कॉलम में बदल दिया, तो ऐसा करने से एक डिटर्मिनेंट मिली। लेकिन प्रॉपर्टी का कहना यह है कि ये जो नई डिटर्मिनेंट मिली है और जो डिटर्मिनेंट आपके पास पहले थी, दोनों की वैल्यूज आपस में अपरिवर्तित रहेंगी, यानी कि दोनों की वैल्यूज आपस में बराबर होंगी। सो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी डेल्टा डैश विल बी इक्वल टू डेल्टा, नई वाली सारणिक का मान पुरानी वाली सारणिक के ही बराबर रहेगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो कैसा कर लेते हैं? मतलब अगर आप उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी। ये प्रॉपर्टी समझ आ गई आपको? तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसमें हम एक निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ABC DEF GHI, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कितना होगा? ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं बताइए? रो और कॉलम को बदल देते हैं आपस में, तो ये हम कर देते हैं ABC DEF GHI, ये क्या बना दिया मैंने? उसका ट्रांसपोज। अब अगर मैं इसकी डिटर्मिनेंट बनाता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो क्या बनेगी? ABC DEF GHI, और ट्रांसपोज की अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो वो क्या बनेगी? ADG BEH CFI। और आप देखें इसके मुताबिक
तो ये वाली और ये वाली का डिटर्मिनेंट दोनों का बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डैश, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों की वैल्यू आपस में कैसे आती है, सेम आएगी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। क्या आप सभी को समझ आया ये? क्या किसी भी अवयव का सारणिक और उसके व्युत्क्रम का सारणिक, व्युत्क्रम नहीं सॉरी, परिवर्त, उसके परिवर्त का सारणिक दोनों आपस में कैसे आएंगे, इक्वल ही आएंगे। क्लियर? एक बार फिर आगे चलने से पहले मैं बता दूं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट आपके पास है और उस डिटर्मिनेंट के अगर रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में अगर आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं तो उसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा? तो आंसर है उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अभी भी मिलेगी आपको। देयर विल बी नो एनी चेंज इन द वैल्यू इन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। क्या है सेकेंड प्रॉपर्टी में? मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। लिखा है यदि एक सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां, कोई भी दो रोज अथवा स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, या तो पंक्तियों को आपस में बदल दो या तो स्तंभों को आप आपस में बदल दो। कुछ बात समझ में आई? रोज ऐसी होती है तो या तो रोज को आप बदल दो, इंटरचेंज कर दो, या फिर स्तंभों को आप इंटरचेंज कर दो आपस में। ऐसा करने से क्या होगा? तो सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि अगर सारणिक का चिन्ह पहले प्लस था तो अब कैसा हो जाएगा? माइनस, और अगर पहले माइनस था तो अब कैसा हो जाएगा? प्लस। क्या करने के लिए बोला गया? देखिए, इसको भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको क्लियर करूं। एग्जाम्पल में सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट है आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। आप कोई भी डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। ये डेल्टा है। अब उन्होंने क्या बोला? अगर इसकी कोई दो रोज अथवा कोई दो स्तंभ, चाहे आप रो को परिवर्तित करें दो को, चाहे आप दो स्तंभों को परिवर्तित करें, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, देखो हम ऐसा कर देते हैं R1 इंटरचेंज्ड विथ R3। मैं R1 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूं। इसका मतलब समझ में आया? एलिमेंट्री ऑपरेशन में ये चीज सीखी थी आपने। तो इसमें क्या होगा? ऐसा करने से डिटर्मिनेंट दूसरा बनेगा। जो दूसरा बनेगा उसमें क्या होगा? देखिए, R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R3, R1 को R3 की जगह पर, R3 को R1 की जगह पर। तो GHI DEF ABC ये डिटर्मिनेंट आएगा। लेकिन उनका कहना यह है कि जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा उसका मान नहीं बदलेगा, लेकिन उसका निशान बदल जाएगा। तो अगर पहले ये प्लस था तो अब कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। नहीं समझ में बात आई आपको? अगर आप इसका और एक बार कुछ चेंज कर दें, आप चाहें तो कॉलम चेंज कर सकते हैं। बाय चांस मैंने कर दिया C1 इंटरचेंज्ड टू C2, C1 और C2 को हम इंटरचेंज कर देंगे तो फिर एक नया डिटर्मिनेंट मिलेगा आपको। उसमें क्या होगा? C1 और C2 इंटरचेंज होंगे, C1 और C2, C1 की जगह C2, C2 की जगह C1। HEB GDA और IFC। लेकिन हमने तो C1 और C2 को इंटरचेंज किया और इसकी कीमत आपको क्या चुकानी पड़ेगी? एक निशान इसमें और बदल जाएगा। तो पहले ये कैसा था? माइनस, अब ये कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो आप जितनी बार ये करते चले जाओगे, हर बार आपको उसका साइन क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। नहीं समझ आया ये आपको? आ गया? तो हमने रो भी चेंज करके दिखा दी, कॉलम भी चेंज करके दिखा दिया। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि जब रो किया था तो कॉलम क्यों किया? लेकिन याद रखें, रो करते हैं तो लास्ट तक रो को ही चेंज करते हैं और कॉलम करते हैं तो लास्ट तक कॉलम को ही चेंज करते हैं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशन में सीखा था आपने। हम एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम सारणिक की प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि सारणिक में कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं। और ऐसा करने पर हमें उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी?
कि उसका निशान हमें बदलना पड़ेगा। इफ इट इज माइनस देन यू विल अप्लाई अ प्लस, इफ इट इज नेगेटिव देन यू विल इफ इट इज पॉजिटिव देन यू विल हैव टू अप्लाई अ नेगेटिव साइन हियर। ओके, तो ये आपको करना पड़ेगा, ये इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या आपको ये समझ में आ गई प्रॉपर्टी? नहीं समझ आया? ठीक है, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें लिखा हुआ यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है, एक डिटर्मिनेंट है आपकी, उसकी कोई भी दो पंक्तियां बराबर हैं, पंक्तियां बराबर हैं यानी कि पंक्तियों के संगत अवयव बराबर हैं, या कोई दो स्तंभ बराबर हैं, स्तंभ बराबर है यानी कि दो स्तंभों के संगत अवयव बराबर हैं, तो ऐसी सिचुएशन पर सारणिक का मान 0 होता है। ये एक बहुत आपकी फेमस प्रॉपर्टी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको याद रखना है। क्या मैंने बताया फिर से देखो, सामने लिखा भी है। अगर कोई डिटर्मिनेंट आपके पास ऐसा है जिसकी कोई दो पंक्तियां आपस में बराबर हैं, या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर है, तो ऐसे सारणिक का मान विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन पुट इज इक्वल टू 0। आप इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको एक एग्जांपल से मैं क्लियर करूं आपको। एग्जांपल देखो, एग्जांपल कैसे, बाय चांस मेरे पास एक सारणिक है A जिसमें है ABC DEF ABC, ऐसी एक सारणिक है। आपने देखा इसका रो नंबर 1 और रो नंबर 3 दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब संगत अवयव आपस में कैसे हैं? बराबर, संगत अवयव बराबर है, AB AA BB CC। तो इस वाली डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? इस वाली डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मीन्स डिटर्मिनेंट A विल बी इक्वल टू 0, याद रहेगा। या फिर अगर एक डिटर्मिनेंट आपके पास ऐसी है जिसमें ABC और कुछ भी लिख लो आप, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, ABC ABC DEF। अब आप देख रहे हैं ये एक ऐसी डिटर्मिनेंट है जिसके दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए हैं। C1 और C2 परस्पर कैसे हैं? इक्वल। अगर C1 और C2 आपस में इक्वल हैं तो इस सारणिक का मान भी कैसा होगा? इस सारणिक की वैल्यू भी 0 के इक्वल आनी चाहिए। ये हम आपको बताना चाहते हैं। अच्छा, ये कैसे हो जाता है? थोड़ा सा इनका सबका प्रूफ है। आप इसको भी जैसे है इसकी वैल्यू निकालो और R1 R3 इंटरचेंज करने के बाद इसकी वैल्यू निकालो। आप देखोगे कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में साइन का चेंजमेंट आ जाता है। वैल्यू निकालना आपको बताया जा चुका है प्रसार करके, आप करके देखोगे ये नेगेटिव साइन आ ही जाता है उस पर। अच्छा, इसमें है इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0। इसको मैं, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको मैं एक काम करता हूं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, कोई भी आप ले लीजिए, आप इसी को ले लीजिए या इसको ले लीजिए, जिसको आपकी मर्जी हो ले लो आप, या मैं अपने आप से नंबर ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3। इसकी R1 और R3 आइडेंटिकल है, तो मैं क्या करूं, मैं एक काम कर दूंगा, और तो इसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कैसे 0 आएगा मैं वो दिखाना चाहता हूं आपको। ऐसी सिचुएशन पे अगर मैं R1 इंटरचेंज्ड विथ R3 कर दूं, जो ये दो बराबर है ना रोज, इन्हीं को मैं इंटरचेंज अगर कर दूंगा, इन्हीं को इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या मिलेगा? आप देखो, आपको मिलेगा 1 2 3 1 2 3। इसको इससे इंटरचेंज करना है, R1 की जगह R3, R3 की जगह R1 लिखना है, तो ये क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1 2 3। जब आपने दो रोज को आपस में इंटरचेंज किया तो आगे निशान काहे का आना चाहिए? माइनस का। तो यहां पर एक नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। लेकिन ऐसा करने के बाद भी आप देखो बेटा, क्या ये और ये आपको अलग लग रहा है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 1 2 3
1 2 3। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा लिख सकता हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। देखो ना, फिर इसको इधर लेते आओ, अगर इसको इधर लेते आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, देन डेल्टा इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट वाज डेल्टा, डेल्टा वाज दिस डिटर्मिनेंट। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 1 2 3 4 5 6 1 2 3, this will be equal to 0. So if any two rows or any two columns of any determinant are identical, then its value will be 0. इसका मान कितने बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये उसका एक छोटा सा प्रूफ था, हमने आपको करके दिखाया। क्लियर। तो ये हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, 1 2 3। इसके बाद इसमें 3 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की और पढ़नी है, आप इसे नोट करें, इसके बाद हम उसे बनाते हैं। डिटर्मिनेंट की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। देखिए मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। लिखा है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर के से गुणा कर दिया जाए। हमारे पास एक सारणिक है, उसकी कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ, याद रहे एक को अगर हम किसी अचर नंबर के से गुणा करवा देते हैं, या तो किसी एक पंक्ति को करवा दो, 3 पंक्तियां अगर है, या किसी एक स्तंभ को करवा दो, 3 स्तंभ होते हैं, तो उनका कहने का ये मतलब है, तो उस सारणिक का जो मान होता है ना, वो भी के से गुणित हो जाता है, अर्थात उसकी पूरी वैल्यू में भी के का गुणा हो जाता है। जैसे एक सारणिक हमने लिया और उसकी कुछ वैल्यू है, उसकी वैल्यू है 10, और हमने उस सारणिक की किसी एक पंक्ति में, या पंक्ति में नहीं कराया, किसी एक स्तंभ में हमने एक नंबर को मल्टीप्लाई करा दिया 5 से, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कराया, पूरे एलिमेंट्स में नहीं, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में अगर हमने 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो उस डिटर्मिनेंट का जो नया मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, तो पहले 10 था, अब हो जाएगा 50, उसकी वैल्यू भी 5 से ही गुणा हो जाता है उस पर। ये इनका कहने का मतलब है। जैसे एक एग्जांपल से मैं क्लियर करूं कि ये एक डेल्टा की वैल्यू है, ये एक सारणिक है। अब हमने क्या किया कि हम इसमें किसी रो में या किसी कॉलम में के से मल्टीप्लाई करवा दें। हमने बाई चांस ऐसे करा दिया, R1 चेंजेस टू के इंटू R1, R1 में हमने के से मल्टीप्लाई करवा दिया, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में बोला गया है, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो नया डिटर्मिनेंट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, के ए, के बी, के सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। बाकी एलिमेंट्स देखो बेटा ऐसे ही रहेंगे सेम, केवल हमने R1 में के से मल्टीप्लाई करवाया। R1 में के से मल्टीप्लाई कराने से ये जो नया डिटर्मिनेंट हमको मिलेगा, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉपर्टी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पहले वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू से कितने गुनी बढ़ जानी चाहिए, के गुनी हो जानी चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, के इंटू डेल्टा। ये इसका प्रॉपर्टी का मीनिंग है। या आप किसी स्तंभ में करवा दें तो भी ये चीज़ हो जाएगी। जैसे मैंने एक डिटर्मिनेंट ली 1 या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और हमने इस डिटर्मिनेंट में एक चेंज ये किया, द C2 चेंजेस टू 3C2, यानी कि C2 में 3 से मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे, केवल C2 की बात मैं कर रहा हूं। तो जो नया डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये 2 5 8, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9 18 27 4 7 10, तो ये नया मैट्रिक्स आ गया। लेकिन उनके प्रॉपर्टी के मुताबिक जो नए मैट्रिक्स नहीं, सॉरी डिटर्मिनेंट, जो नया डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू पुराने डिटर्मिनेंट से कितने टाइम्स हो जानी चाहिए, 3 टाइम्स हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई करवाया है। ये इनका मतलब है कहने का। अब प्रॉपर्टी का मतलब समझ आ गया, नहीं समझ आया? और अगर
अगर मैं किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों में k से मल्टीप्लाई करवा दूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? k गुना एक पंक्ति की वजह से, k गुना दूसरी पंक्ति की वजह से, तो दोनों की वजह से कितना टोटल हो जाएगा? k स्क्वायर टाइम्स आ जाएगी। नहीं समझ आया? चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमारे पास एक सारणिक है ABCDEFGHI, ये हमारे पास एक सारणिक है। हमने इसमें जो चेंजेस किए वो चेंजेस ये किए कि हमने R1 चेंजेस टू K इंटू R1 और हमने ये किया R3 चेंजेस टू K इंटू R3। मतलब हमने R1 में भी K से मल्टीप्लाई करवा दिया और R3 में भी K से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो हमारा नया डिटर्मिनेंट आएगा वो किस तरीके का मिलेगा? R1 में K से मल्टीप्लाई करो, KA KB KC DEF, और R3 में भी K से मल्टीप्लाई करो तो KG KH KI। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो नया डिटर्मिनेंट आया है, इस नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुराने वाले डिटर्मिनेंट से कितने टाइम्स हो जानी चाहिए? K टाइम्स इसकी वजह से, K टाइम्स इसकी वजह से, तो K गुना इसकी वजह से और फिर K गुना इसकी वजह से, ऐसे। तो डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K स्क्वायर डेल्टा। ये इस प्रॉपर्टी का मीनिंग है। अब बताएं क्या आप सभी बच्चों को ये चीज समझ आ गई? लेकिन याद रहे कि आप डिटर्मिनेंट में देखो, मैट्रिक्स में आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए। मैट्रिक्स में जब आप किसी अचर नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो आप बाउंडेड थे कि जितने भी एलिमेंट्स उसके भीतर रहेंगे हमको सब में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहें तो R1 में कर दें, आप चाहें तो R2 में केवल कर दें, आप चाहें तो केवल R3 में कर दें, आप चाहें तो केवल C1 में, केवल C2 में या केवल C3 में कर सकते हैं, बाकी छोड़ दें। बात समझ में आई? तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक ये भी डिफरेंस है कि अगर आप चाहें तो मैट्रिक्स में जब अचर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 करके भी आप किसी एक से नहीं करवा सकते। मैट्रिक्स में आपको सब में करना पड़ता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में आप चाहें तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। ये सुविधा आपको डिटर्मिनेंट में मिलेगी। दूसरी चीज, इसी का उल्टा भी सोचो कि अगर हम किसी एक नंबर को किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट में अगर हम चाहें तो किसी एक रो से या किसी एक पंक्ति से कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से अगर हमको कॉमन मिल रहा है तो हम ले सकते हैं। यह डिटर्मिनेंट में आपको कन्वीनियंस मिलेगा। कुछ बात समझ में आई आपको? फिर से, मैट्रिक्स में अगर हम कोई नंबर कॉमन लेते थे तो हमको कहां कहां से लेना पड़ता था? हमें सारे एलिमेंट्स से उस कॉमन करना पड़ता था, सारे एलिमेंट में ही करना पड़ता था कॉमन, आप एक रो से नहीं कर सकते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में आपके पास ये कन्वीनियंस है, अगर आप चाहें कि आपको इस वाली रो में K कॉमन मिल रहा है तो आप K बाहर ले सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि इसमें भी K मिल रहा है, आप K बाहर ले सकते हो। आप देखते हो कि स्तंभ में किसी में 5 कॉमन मिल रहा है, निकाल सकते हो। पूरे से नहीं, एक स्तंभ से या रो से आप कॉमन बना सकते हो। पूरे से कॉमन बनाने की आपको जरूरत नहीं रहती है डिटर्मिनेंट में। आप बताएं क्या ये चीज आपको समझ आ गई? और जब उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ जाते हैं कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों तो सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो इसका क्या मतलब है, मैं एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। जैसे एक सारणिक आपके पास है, a प्लस कुछ भी मान लो, a प्लस p, b प्लस q, c प्लस r, और यहां पर d e f g h i, ऐसा एक सारणिक है।
इसका जो ये एक स्तंभ है आप देख रहे हैं, ये स्तंभ दो अवयवों के योगफल के रूप में लिखा हुआ है। देखो इस स्तंभ के पहले एलिमेंट में ए और पी का योगफल, बी और क्यू का योगफल, सी और आर का योगफल। वही लिखा कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, तो ये स्तंभ एक की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रखें यहां पर ये वर्ड लिखा है एक। सभी हो जाएंगे तो सभी में ये नहीं कर पाएंगे, एक की मैं बात कर रहा हूं कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ अथवा सभी अवयव कुछ में जुड़ा होता या सब में जुड़ा हुआ है, दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो, तो दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है। तो सारणिक को, ये जो सारणिक हमारा है, इसको दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम दो या दो से ज्यादा सारणिकों में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सबके फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस, अब इसको कैसा लिख देंगे, इसको लिख देंगे पी क्यू आर डी ई एफ जी एच आई, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो सारणिक था, एक सारणिक था, इससे निकल के कितने सारणिक आ गए, दो सारणिक, और दोनों सारणिकों के योगफल के रूप में हमने लिखा हुआ है इसको। यही यहां था, सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही सुविधा आपको रो के साथ भी मिलेगी। रो के साथ कैसे मिलेगी, रो के साथ ऐसा मिलेगी जैसे डेल्टा आपका कुछ लिखा है 1 प्लस कुछ भी मान लो आप x 2 प्लस y 3 प्लस z 4 5 6 7 8 9। इसमें आप देख रहे हो पूरी की पूरी एक पंक्ति दो दो अवयवों के योगफल के रूप में लिखी हुई है। तो इसको भी हम दो सारणिकों में हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, पहले लिखेंगे 1 4 7 2 5 8 3 6 9 प्लस x y z 4 5 6 7 8 9, हम ऐसा कर सकते हैं। समझ आया। लेकिन ये सुविधा केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ के लिए ही आपको मिलेगी। सभी स्तंभ और सभी पंक्तियों में ये हो जाए तो आप नहीं कर सकेंगे। कैसे आप नहीं कर सकेंगे, थोड़ा सा मैं यहां पर आपको छोटी सी जगह पर दिखाता हूं करके। आप देखिए, अगर कोई ऐसा लिखा हो डिटर्मिनेंट a प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच आई प्लस जे के प्लस एल एम प्लस एन ओ प्लस पी क्यू प्लस आर, ऐसा एक डिटर्मिनेंट लिखा है, तो आपको ये हो सकता है, आप सोच सकते हो कि अगर इसको हम ऐसा कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। ए जी एम सी आई ओ ई के क्यू प्लस बी एच एन डी जे पी एफ एल आर। तो आप याद रखिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते आप ऐसा। क्यों? क्योंकि ये तो आव्यूह में होता था, याद करिए। आव्यूह में ऐसा होता था कि अगर दो आव्यूह ऐसे लिखे हुए हैं तो उनके संगत अवयवों को जोड़ देते थे। याद आया? तो ये एक्शन आप यहां नहीं ले सकते। ये एक्शन कहां होता था? आव्यूह में होता था। और ये क्या पढ़ रहे हैं आप? सारणिक पढ़ रहे हैं, तो सारणिक में ये एक्शन आप नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। तो क्या ध्यान रखना है, इसीलिए लिखा गया यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, एक पंक्ति हो या एक स्तंभ के कुछ अथवा सभी अवयव दो दो अवयवों के योगफल के रूप में अगर लिखे हों तो आप उस वाली सारणिक को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वही हमने यहां पर करके आपको दिखाया। अब बताएं, क्या ये चीज आपको समझ में नहीं आई? अब देखो यहां दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट और यहां पर हो सकता है, एम एन कुछ और हो सकता है, तो फिर कितने सारणिक इसके बन जाते? 3 बन जाते। फिर
याद रहेगा ना आप सभी को। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गई हमारी। एंड आई होप कि समझ आ गया आपको ये प्रॉपर्टी में कि ये नहीं कर सकते, ये कुछ भी करिए आप। प्रॉपर्टी नंबर 6, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, एक सारणिक है, उसकी कोई भी पंक्ति हो या कोई भी स्तंभ हो, और उस पंक्ति या स्तंभ के हर एक एलिमेंट में आप चाहें तो दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है, तो सारणिक का मान वही रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज में कि अगर आपकी कोई रो है Ri, आप चाहें तो इस Ri रो में आप Rj रो को ऐड कर सकते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके। एक रो में किसी दूसरी रो के से गुणा करके आप उसमें क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ये काम आप एलिमेंट्री ऑपरेशन में भी करते थे, याद करें। नहीं याद आया आपको? अच्छा, कॉलम में यही चीज है। तो कॉलम में अगर आपका कोई Ci कॉलम है तो Ci कॉलम में Cj कॉलम में आप x से मल्टीप्लाई करके आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 में हमको सुविधा मिलती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं करके। हमारे पास एक कोई भी डिटर्मिनेंट मैं ले लेता हूं। सपोज वी हैव अ डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास एक ही डिटर्मिनेंट है। हम चाहें कि ये नंबर थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो हम चाहें कि हम इसकी मदद से इसको थोड़ा सा क्या करना चाहते हैं? छोटा करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1। जोड़ भी सकते हैं आप, घटा भी सकते हैं। देखो, दोनों काम आप कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं कि R3 में R1 से 3 से मल्टीप्लाई करा के R3 माइनस कर दूं तो कर सकते हैं आप, और उससे सारणिक के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब पहले अगर डेल्टा थी तो अभी भी ये डेल्टा ही रहेगी, बदलेगा नहीं उसका मान। R3 में चेंज आएंगे तो R1 R2 सेम रहेगा। R3 में चेंज आएगा कैसे? R1 को 3 गुना करो, R3 माइनस करो। R1 का 3 गुना करो 3, उसको R3 में माइनस करो तो 7 में 1 चला गया 4। R1 को 3 गुना करो 6, 6 को 8 में माइनस करो 2। R1 को 3 गुना करो 9, 9 को 9 में माइनस करो 0। तो देखो हमारी सारणिक में एक भी 0 नहीं था, एक 0 हम ला दिए। और ऐसा कर करके हम चाहें तो एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 0 ला सकते हैं, और उसको हम सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो सकता है। तो ये हम कर सकते हैं प्रक्रिया। हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए, किसी को भी आप कर दीजिए। जैसे हमने कर दिया C2 चेंजेस टू C2 माइनस 2C1। इसमें आप इस बात के लिए बाध्य नहीं है कि आपने रो में किया है तो आप कॉलम में नहीं करोगे। मैं बार बार आपको बता दूं, ये डिटर्मिनेंट है, और ये काम किसमें हम बाध्य होते थे? आव्यूह में, और वो भी कहां पर? एलिमेंट्री ऑपरेशन जब कर रहे थे, उस समय केवल हमें बंधन रहता था। बात समझ में आई? लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि रो में किया है आप कॉलम में कर रहे हैं। आप कर सकते हो, बिकॉज दिस इज डिटर्मिनेंट, दिस इज नॉट मैट्रिक्स, एंड यू आर नॉट यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। आप प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी डिटर्मिनेंट को छोटा बनाने के लिए आप ये कर सकते हो। C2 चेंज होगा, C1 चेंज नहीं होगा। C2 चेंज होकर क्या बनेगा? तो C1 में 2 से गुणा करिए, C2 को C2 में माइनस करिए, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया? 2, फिर उसको S2 में माइनस कर दीजिए। C2 में 2 से मल्टीप्लाई करिए 8, 5 में 8 को माइनस कर दीजिए -3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 8, 8 को 2 में माइनस कर दीजिए 6, और 3 6 0, ये ऐसा रहेगा। नहीं समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से आप ये वाले काम भी कर सकते हो। जरूरत पड़ने पर आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी हमको कन्वीनियंस देती है। नहीं समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से ये आपके डिटर्मिनेंट्स की कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 6 प्रॉपर्टीज हैं।
और इन 6 प्रॉपर्टीज का यूज करके, हाँ एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं, जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो एक बात का बहुत ख्याल रखोगे। जैसे हमने यहां एक ऑपरेशन यूज किया है, आप सोच रहे हो कि क्या हम एक साथ दो ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, यूज कर सकते हो। लेकिन उस वक्त आपको एक बात याद रखनी होगी कि अगर एक बार में आप 2 ऑपरेशंस यूज कर रहे हो तो वो 2 के दोनों ऑपरेशन एक ही रो या एक ही कॉलम में नहीं होना चाहिए, उसको अफेक्ट ना करे, ये आपको बहुत याद रखना है। तो एक साथ अगर 2 ऑपरेशन आप करना चाहते हैं तो बेशक करिए, लेकिन ये आपको याद रहे कि दोनों ऑपरेशन से किसी भी पंक्ति या किसी कॉलम का नंबर जो इससे इफेक्ट होता है वही नंबर इससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एक ऑपरेशन से एक एलिमेंट ही इफेक्ट होने चाहिए आपके। जैसे मैं इसको आपको बताता हूं कैसे। ये हमारी डिटर्मिनेंट है। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1 कर दिया, फिर आप कर रहे हैं R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2R1। ये इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन दोनों कॉमों से आपको क्या चेंज होगा? R3। दोनों कॉमों से आपका R3 चेंज होगा, इसलिए ये नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1 और R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1, ये कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले एक्शन से क्या चेंज होगा? R3, और दूसरे वाले एक्शन से क्या चेंज होगा? R2। ये आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों के एलिमेंट एक साथ इफेक्ट हो, ये चेंज आप नहीं कर सकते। नई बात समझ में आई आपको? तो ये बहुत ध्यान में रखना है, अदरवाइज एक बार में एक करिए आप, अगर आपको असुविधा होती है, और जब आप 2 करने जाएं एक बार में आप कर ले। लेकिन ये आपको बहुत याद रहना चाहिए कि फर्स्ट ऑपरेशन से जो एलिमेंट्स इफेक्ट हुए हैं, सेकेंड ऑपरेशन से आपके वो वाले एलिमेंट इफेक्ट नहीं होने चाहिए। अब बताएं, कुछ ये बात आपको समझ आई हमारी? नहीं समझ में आया? तो इस बात का बहुत ख्याल आप रखेंगे, क्योंकि ये अगर गलती करेंगे तो फिर आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑपरेशन जो करें उससे इफेक्ट होने वाले एलिमेंट्स आपके दूसरे ऑपरेशन से इफेक्ट नहीं होने चाहिए। इस बात का बहुत आप ख्याल रखेंगे। और इस तरह से ये हमारी जो एक्सरसाइज 4.2 है, टोटली ये एक्सरसाइज आपकी प्रॉपर्टीज पर ही डिपेंड है। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स की भी एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपके पास जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको ट्राई करिए। प्रॉपर्टीज आपने सब देखी, आप ट्राई करिए। और नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल्स को कैलकुलेट करेंगे, और एग्जाम्पल्स कैलकुलेट करने के बाद सीधे हम कहाँ पर आ जाएंगे? एक्सरसाइज पर आकर के उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आया आपको? तो आई होप कि ये प्रॉपर्टीज आज आपको क्लियर हो गई होंगी, और इन प्रॉपर्टीज पर बेसिस जो एक्सरसाइज हमारी 4.2 है, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है? तो आज हम मैथमेटिक्स में इतने रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। थैंक यू।